नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी के Q&A के थर्ड एपिसोड में। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने कुछ 8-10 ऐसे सवालों को चुना है जो कि आपने हमसे फेसबुक या फिर हमारे पिछले Q&A वाले एपिसोड में पूछे थे। तो उन सारे सवालों पे वन बाय वन करके बात करेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, आपको बहुत कुछ रोचक जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहला सवाल दोस्तों सचदेव जी ने पूछा था और इन्होंने शायद ये सवाल फेसबुक पे पूछा था। इनका पूछना था कि जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसमें दो तरह की टेक्निक से टेक ऑफ होता है फाइटर जेट का। एक होता है स्की जंप और दूसरा होता है कैटोबार। तो इनका पूछना था कि क्या ऐसा कोई एयरक्राफ्ट कैरियर बन सकता है जिसमें कैटोबार प्लस स्की जंप दोनों के फीचर्स अवेलेबल हों। तो इसका जवाब फिलहाल के लिए ना है। ऐसा कोई एयरक्राफ्ट कैरियर ना अभी तक बना है और ना ही फ्यूचर में कोई ऐसा प्लान है। उसका रीजन ये है क्योंकि कैटोबार में जिस मशीन का, चाहे वो स्टीम पिस्टन हो या फिर वो आपका इमाल्स हो जो कि अमेरिका के पास है, इन दोनों में से कोई भी टेक्नोलॉजी आप यूज करते हैं कैटोबार में, तो उसमें आपको एक प्लेन सरफेस चाहिए होता है उस मशीन को ऑपरेट करने में। और स्की जंप में आपको पता है कि आगे से वो सरफेस ऊपर की ओर उठा होता है, तो उसमें वो चीज फिलहाल के हिसाब से तो काम नहीं कर सकती। इसलिए ऐसा कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर अभी नहीं बना है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल पे। तो दूसरा सवाल दोस्तों एक लोग ने पूछा था फेसबुक पे ही कि क्या एमका में वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ वाला इंजन लगा होगा। तो ये चीज अभी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये टेक्नोलॉजी F-35 में आपने देखा होगा अमेरिका के, जो कि वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है। तो वर्टिकल टेक ऑफ नहीं होता है दोस्तों, बेसिकली वो वर्टिकल लैंडिंग ही होता है। तो टेक ऑफ तो के लिए तो रनवे चाहिए होता है F-35 को भी। तो यहाँ पे एमका के लिए जो इंजन है दोस्तों, वो अभी यही क्लियर नहीं है कि उसके लिए कौन सा इंजन लगेगा। उसमें कोई स्वदेशी इंजन लगेगा या फिर उसमें कोई अमेरिका का इंजन लगेगा। फिलहाल के तौर पे अगर पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो उसमें जहां तक है अमेरिकन इंजन ही लगेगा। तो इसमें जो बेसिकली वर्टिकल लैंडिंग की जरूरत पड़ती है, ये पड़ती है एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। और अभी जो एमका बना रहा है भारत, वो तो नॉर्मल एयरफोर्स के लिए बन रहा है, नेवी के लिए अभी नहीं कोई प्लान है। नेवी के लिए TED-BF पे काम चल रहा है। तो अभी ये कह पाना कि एमका में वर्टिकल लैंडिंग होगी या नहीं होगी F-35 की तरह, ये मुश्किल है। लेकिन हाँ, मुझे ये भरोसा है कि एक बार अगर भारत ने अपने इंजन को डेवलप कर लिया तो फिर ये बिल्कुल पॉसिबल है। और नहीं तो फिर हम अमेरिका से रेडीमेड जो उन्होंने F-35 में इंजन लगाया हुआ है, हम वही इंजन अगर अपने एमका में लगाते हैं तो फिर ये काम हो सकता है। लेकिन यहाँ भी ये प्रॉब्लम आएगी कि F-35 में सिंगल इंजन लगा हुआ है और एमका में हम डुअल इंजन लगा रहे हैं। तो डुअल इंजन में ये चीज हो पाना काफी मुश्किल है। ये चीज सिंगल इंजन में ही हो पाती है। तो जब अगर फ्यूचर में कोई एमका का सिंगल इंजन वेरिएंट बनेगा तो शायद ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल के तौर पे ऐसा कोई प्लान नहीं है। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि तेजस MK2 क्या बेटर होगा राफेल से। तो देखो दोस्तों, राफेल के भी कई वर्जन हैं। अभी एक राफेल वो है जो भारत यूज कर रहा है, एक राफेल वो होगा जो कि 4 साल या 5 साल बाद बन के निकलेगा, जो कि राफेल का F4 वर्जन होगा। और तभी तक हमारा लगभग उम्मीद के हिसाब से तेजस MK2 भी आज से 4-5 साल बाद आएगा। तो हम 4-5 साल बाद अगर उसको राफेल के F4 वर्जन से कंपेयर करेंगे तो लगभग आपको सिमिलर मिलेगा। लेकिन अगर आप जो करंट का राफेल है उससे कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली तेजस MK2 आपको बेटर लगेगा, क्योंकि जैसे करंट में राफेल के रडार की रेंज आपको 200 किलोमीटर के अराउंड है, तो तेजस MK2 में जो रडार लगेगा वो 5 साल बाद भारत खुद ही ऐसा रडार बना लेगा जिसकी रेंज 250 किलोमीटर तक की हो। तो वहां पे आपको तेजस MK2 करंट के राफेल से बेटर दिख सकता है। लेकिन उस समय के जो राफेल के प्रोडक्शन होंगे F4 वर्जन से, उससे कितना बेटर होगा ये तो उसी समय हम ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। खैर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि टैंक के अंदर से मिलिट्री मैन कैसे देखता है। ये किसी ने शायद YouTube पे ही पूछा था। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है कि टैंक के अंदर से आप कैमरे लगे होते हैं, कुछ सेंसर्स लेंसेज वगैरह लगे होते हैं, और वो आपकी आंखों से आपको जितना क्लियर दिखाई देगा उससे ज्यादा क्लियर आपको उस कैमरे से दिखाई देता है। और सिर्फ आपको वहां पे दिखाई ही नहीं देता है, बल्कि वहां पे देखने के साथ साथ आप उसको लॉक करके उसको हिट भी कर सकते हो। तो ये बेसिकली टैंक के अंदर से इसी सिस्टम के थ्रू कोई भी उसके टैंक के अंदर जो लोग होते हैं वो इसी तरीके से टैंक को ऑपरेट करते हैं। 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी किसी ने पूछा था Q&A में। उन्होंने पूछा था कि भारत अपने आइलैंड पे एयर स्ट्रिप का निर्माण क्यों नहीं करता है ताकि वहां से भी हम अपने फाइटर जेट को उड़ान भरवा सकें। तो यहाँ पे बात आती है भारत के पास आइलैंड कितने हैं।
तो आइलैंड मोटा मोटी तौर पे समझिए दो तरह के हैं, एक हमारा अंडमान निकोबार वाली जगह पे हो गया और दूसरा हमारा लक्षद्वीप में हो गया। तो क्या हमारे पास एयर स्ट्रिप नहीं है वहां पे? तो जी हाँ बिल्कुल है, दोनों ही जगह फ्लाइट जाती है, तो एयर स्ट्रिप दोनों ही जगह मौजूद हैं, लेकिन वो कमर्शियल हैं। अगर बात की जाए डेडिकेटेड एयरफोर्स के लिए, तो अंडमान निकोबार में तो एक डेडिकेटेड बना हुआ है एयर स्ट्रिप भारतीय वायुसेना के लिए, लेकिन जो लक्षद्वीप है वहां पे कोई डेडिकेटेड नहीं बना हुआ है एयर स्ट्रिप भारतीय वायुसेना के लिए। जो अंडमान निकोबार वाला एयर स्ट्रिप है वो आपका है कार निकोबार जो आइलैंड है उस पे ये एयर स्ट्रिप बना हुआ है, और इस समय भारत से कुछ जगुआर जो कि हार्पून मिसाइल से लैस हैं वो ऑलरेडी वहां पे अंडमान निकोबार आइलैंड में डिप्लॉय भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे हमारी एयरफोर्स नहीं रहती है, अंडमान निकोबार पे भी एयरफोर्स का है एक बेस, लेकिन वैसा नहीं है जैसा बाकी बेसेस होते हैं। वो आप एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तरह की जगह समझ सकते हो जिसको हम कभी कभी ही यूज करते हैं, लेकिन पर्सनली मेरी ओपिनियन के हिसाब से हमें अंडमान निकोबार में परमानेंट एक स्क्वाड्रन तो कम से कम किसी फाइटर जेट के रखने चाहिए। हालांकि 2018 में ऐसी न्यूज आई भी थी कि Su-30 MKI को प्लान किया जा रहा है वहां पे रखने का परमानेंट, पर फिलहाल अभी तक इसमें कुछ हुआ नहीं है, तो इसीलिए वहां पे इस समय जगुआर विमान हमारे तैनात हैं जिसमें हार्पून मिसाइल लगी हुई है और ये एक एंटी शिप मिसाइल है। तो फिलहाल है, हो सकता है आगे भी डेवलप हो, और लक्षद्वीप में नहीं है तो इसके लिए मैं भी जरूर गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि लक्षद्वीप में भी हमारा एक मिलिट्री बेस तो होना ही चाहिए परमानेंट रूप से। खैर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में एक भाई ने पूछा था कि कितने सबमरीन भारत को चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों बात सिर्फ चाइना की नहीं है, किसी भी देश को उतने सबमरीन चाहिए होंगे जितने उसके दुश्मन होंगे। तो भारत को सिर्फ चाइना के हिसाब से सबमरीन की जरूरत नहीं है, भारत को जरूरत है चाइना और पाकिस्तान के हिसाब से। तो हम अगर दोनों को जोड़ लेते हैं तो भारत के पास करंट में 16 से 18 सबमरीन हैं। वहीं पे अगर आप पाकिस्तान की बात करते हो तो उनके पास 5 है, जिसमें से 4 तो उनके पड़े हुए मेंटेनेंस में, सिर्फ एक ही वो ऑपरेट कर रहे हैं। और चाइना के पास लगभग 76 सबमरीन अवेलेबल हैं। तो फिर हमें इन दोनों को काउंटर करने के लिए कितना चाहिए? तो हमें इन दोनों को काउंटर करने के लिए लगभग दोस्तों 30 से 35 ऑपरेशनल सबमरीन चाहिए लगभग सारे समय। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमें 20 से 25 सबमरीन चाहिए होगा चाइना को काउंटर करने के लिए और 8 से 10 पाकिस्तान को। हालांकि पाकिस्तान के लिए 2-3 भी काफी है, लेकिन मान लो कल को पाकिस्तान की भाई औकात थोड़ी बड़ी हो गई और उन्होंने 5-6 सबमरीन ऑपरेट करना शुरू कर दिया, तो उस केस में भारत को 8-10 सबमरीन चाहिए और चाइना के लिए 25 के आसपास चाहिए। अब आपको लगेगा कि चाइना के पास 76 है और भारत के पास 25-30, तो उससे कैसे भाई हम चाइना से पंगा लेंगे? तो ऐसा नहीं है, चाइना ने ज्यादा रायता फैला के रखा हुआ है, तो इसलिए उन्हें ज्यादा सबमरीन चाहिए। उन्हें ताइवान भी देखना है, जापान भी देखना है, इंडोनेशिया भी देखना है, अमेरिका को भी संभालना है, तो वो सारे सबमरीन भारत की ओर नहीं भेज सकते, तो इसलिए उन्हें ज्यादा की जरूरत है। हमने नई रायता फैलाया है तो हमें कम की जरूरत है, लेकिन फिर भी 25 से 30 सबमरीन भारत को चाहिए होंगे। करंट में भारत के पास 16 से 18 सबमरीन मैंने बताया है, अंडर कंस्ट्रक्शन 5 है और फ्यूचर में प्लान है 14 का। तो टोटल अगर हम करते हैं तो ये 37 हो जाएंगे। तो अगर ये टोटल काम, लेकिन ये टोटल होने में आपको 10 साल लग सकता है, तो कम से कम 10 साल बाद हमारे ये सारे सबमरीन अगर रहेंगे तो हमारे पास 30 से 35 की संख्या में सबमरीन हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन एक भाई ने पूछा था कि F-35 में जो इंजन लगा हुआ है उसका थ्रस्ट तो ज्यादा है, 190 किलो न्यूटन का है, लेकिन उसकी स्पीड मैक 1.6 की ही है मैक्सिमम, और जनरली ये एयरक्राफ्ट 1.3 मैक की ही स्पीड में चलता है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा बेसिकली इसलिए है, ये किसी भी एयरक्राफ्ट में जो स्पीड होती है वो डिपेंड करता है कि उस एयरक्राफ्ट का थ्रस्ट टू वेट रेशियो क्या है। तो ये जो फाइटर जेट है आपका F-35, उसमें आपका वेट बहुत ज्यादा होने की वजह से उसके इंजन में ज्यादा पावर होते हुए भी उसकी स्पीड कम है, और जनरली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में स्टेल्थ की कैपेबिलिटीज बनी रहें तो इसलिए कई बार स्पीड कम रखा जाता है। क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट में बहुत स्पीड होगी, ज्यादा थ्रस्ट की वजह से आप उसे 2 मैक की स्पीड में अगर चलाते हैं तो आपका एयरक्राफ्ट उस समय नॉन स्टेल्थी हो जाएगा, क्योंकि आपका जो रडार सिग्नेचर है IRST का, यानी कि इंफ्रारेड सिग्नेचर, वो बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से एक तो थ्रस्ट टू वेट रेशियो वाली बात हो गई कि ज्यादा वेट होने की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है, और दूसरा ये कि उसे कम स्पीड में चलाने की बात इसलिए होती है क्योंकि वहां पे आपको उसकी स्टेल्थ की क्वालिटी मेंटेन करनी होती है।
तो अभी की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, वो मैं अपने एपिसोड 4 में कवर करूंगा। आपके भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो फेसबुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पूछिए, मैं आपके जवाब को दूंगा या फिर आप उस जवाब पे कोशिश करूंगा Q&A के राउंड में वीडियो बनाने की। तो अभी के लिए इतना ही। मैं मनीष, मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।